नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी कक्षा 11वीं की शाश्वती को जो हम पढ़ रहे थे उसी को अगले क्रम में चलते हुए हमने अगला जो चैप्टर देखा था गांधी संस्मरणम, उसी का हमने भाग 1 भाग 2 अच्छे से अध्ययन किया, विस्तृत जानकारी उसके बारे में ली, एक एक शब्द पर चर्चाएं भी हुई। उसको आप बहुत विधिवत तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा। आज हम उसी चैप्टर का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। क्या अभ्यास कार्य, जिसे आप जानते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप अपनी पुस्तक को ओपन करिए और देख लीजिए, जहां पर जैसी समस्या जाए उसको फिल भी करना है और बार बार उसका अध्ययन करना है। तो हम लोग चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कि कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक गांधीनः संस्मरणम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो अभ्यास कार्य करने का मतलब यही होता है कि जो हमने पूरा पाठ पढ़ा हुआ है उस पाठ को हमने कितनी बुद्धिमत्ता के साथ अध्ययन किया है और हमसे कितने क्वेश्चन अपने से बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में हमें उसे और अधिक अंदर जाकर के उसको अच्छे से संस्मरण करके और उसको विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करके कितने अच्छे तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अभ्यास कार्य में हमको मिलती हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से करिएगा। अगर देखिए पूरा आपको अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, तो थोड़ा सा परेशानी और थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेगा। चलिए देखते हैं, आगे चलेंगे उसी क्रम में। ये हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न से ही हम चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषया, क्या लिखा है, संस्कृत भाषया उत्तरम दीयताम। संस्कृत, देखिए पहले से वह निर्देश हमको दे देता है। साधारणतः ये तो हमें जानना भी चाहिए कि हम संस्कृत का प्रश्न पत्र या संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें उसका आंसर संस्कृत में ही देना चाहिए। आप अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी में आंसर देंगे तो कैसे चलेगा। तो स्वभावतः और वैसे ही है कि जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसका उत्तर हमें संस्कृत में देना है। ये हमारे लिए निर्देश दिया जाता है, उनका काम है निर्देश देना, हमारा काम है उस निर्देश का पालन करना। तो पहला लिखा हुआ है संस्कृत भाषा उत्तरम दीयताम, संस्कृत भाषा से उत्तर दीजिए, ठीक है ना। अब यहां से क्यों लगाया, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो भाषया लगा हुआ है ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। किसका, तृतीय विभक्ति एक वचन। अगर जैसे भाषा के रूप चलाएंगे आप तो रमा के समान चला लीजिए, राधा के समान चलाइए, ठीक है ना। एक थोड़ा सा देख लीजिए आप, जैसे ये लिखा हुआ है रमा, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, रमायाम। ये इस प्रकार से अगर आपको समझ में आया है कि ये रमा के रूप एक वचन के रूप लिखे हुए हैं, पूरा सातों विभक्ति में एक वचन का रूप लगा है। अब ये हमने रमा के लिख दिया। अब यहां देख लीजिए भाषा, भाषा, भाषाम, भाषया, भाषायै, भाषायै, भाषायाः, भाषायाः, भाषायाम, भाषायाम। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये जो रूप है भाषा के रूप चलेंगे तो ये किसके समान चलेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात रमा के समान चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जैसे ये यहाँ रमा के लिखे हुए, आप राधा के भी लिख लीजिए, पुष्पा के, सीता के, गीता के, किसी के भी आप इसमें रूप लगा सकते हैं। रमा रमाम रमया रमायै, रमाया रमाया रमायाम हे रमे, भाषा भाषाम भाषया भाषायै, भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषे, राधा राधाम राधया राधायै, राधायाः राधायाः राधायाम हे राधे, पुष्पा पुष्पां पुष्पया पुष्पायै
पुष्पायाः पुष्पायाः पुष्पायां हे पुष्पे सीता सीतां सीतया सीतायै सीतायाः सीतायाः सीतायां हे सीते। बनेंगे, सारे एक समान रूप चलेंगे। इसीलिए हमने यहां पर आपसे बोला है कि संस्कृत से उत्तरम मन उत्तर को दीजिए, संस्कृत से उत्तर को दीजिए। यहां से चिन्ह आया है केवल और केवल भाषया की वजह से, क्योंकि भाषा के जो रूप है तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। यहां क्या लगा हुआ है? तृतीय विभक्ति एक वचन। अब दूसरी बात कहते हैं हम कि संस्कृत भाषा से उत्तर को दीयताम माने दीजिए। और उत्तर को क्यों बोला? तो उत्तर में जो उत्तरम लिखा है, उत्तरम द्वितीय विभक्ति का रूप लिखा है, ठीक है ना। किसका? द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। द्वितीय विभक्ति तो तृतीय का होगा से के द्वारा, से या के द्वारा, और द्वितीय विभक्ति का होगा हमारा को। ये कारक चिन्ह होते हैं, बिना कारक चिन्हों के अर्थ निकाल पाना बहुत थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा से उत्तर को दीजिए, ऐसा उन्होंने निर्देश हमको दिया है। चलिए अब देखेंगे, पहला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। पहले प्रश्न पर चलते। देखिए हमारी जो हमने आज का जो हम लेसन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इसमें आज का हमारा प्रारंभ हो गया है अध्ययन कार्य। अब ये ना सोचें कि संस्कृत भाषा उत्तरम दीयताम में इतना समय क्यों लिया गया है। समय इसलिए लिया गया है कि यहीं से विभक्तियां चालू हो गई, और जो इसमें हमने आपको बताया है ये आपके लिए ये बहुत उपयोगी चीजें हैं। और अगर ये सारी चीजें अगर हम नहीं देखते हैं तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम क्या है, मिस पॉइंट कर रहे हैं, और वो चीजें हमें बाद में पता चलती हैं कि जिससे कि हम उसका अभ्यासकार अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, इनको हमें विशेष रूप से जानना है। और हम मूलभूत तो ये है कि ये व्याकरण से संबंधित सारी चीजें हैं। तो व्याकरण अगर आपकी 90% आपकी परफेक्ट है तो फिर अभ्यास कार्य कर लीजिए, चाहे आप पूरा पाठ का अध्ययन कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% हमारा संस्था भी आपको गारंटी देता है कि 100% फ्री, और हम कहते हैं आपसे 100% आप पूरा सीखेंगे, याद रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रस्तुतः पाठः कस्माद् ग्रंथात् संकलितः। लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ, जो प्रस्तुत पाठ है हमारा गांधीनः संस्मरणम, उस प्रस्तुत पाठ कस्मात् माने किस से, कस्मात् माने किस से, और किस ग्रंथ से, पूरा ले लीजिए। कस्मात् ग्रंथात् माने किस ग्रंथ से, किस ग्रंथ से, संकलिता माने संकलित किया गया है या लिया गया है, उससे किस ग्रंथ से इसको माना गया है। तो यहां पर देखेंगे कस्मात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। राम के रूप आपको याद होंगे, राम के रूप याद रख लेना, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9 ये क्लासों में हमने पढ़े हुए हैं। और वैसे तो राम के रूप 6 क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि आप क्या है, ये हमारी जड़ होती है। जड़ जानते हैं, मूल, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ही हमें ये छोटी छोटी चीजें तैयार कर लेनी चाहिए 6, 7, 8 में, कि राम के रूप हो गए, रमा के रूप, आकारांत, इकारांत, इकार, उकारांत, रिकारांत, ये रूप हमें तैयार कर लेनी चाहिए। यहां पर देखें कस्मात् लिखा है, जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात, वैसे ही लिखेंगे ग्रंथा ग्रंथम ग्रंथा ग्रंथेन ग्रंथाय और ग्रंथात, तो पंचमी लगी है। कहा कम केन कस्मई कस्मात, तो यहां कस्मात लगा हुआ है। प्रस्तुत पाठ कस्माद ग्रंथात संकलिता, प्रस्तुत जो हमारा पाठ है गांधीनः संस्मरणम, वह किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, किस ग्रंथ से संकलित करके हमें अध्ययन रूप में दिया गया है, ये यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को पता है, ये आपने बहुत अच्छे से पाठ अगर पढ़ा है तो आपको ये प्रश्न बन जाएगा कि गांधी जी के द्वारा एक जो 36 साल से एकत्रित किए गए हैं, उनके द्वारा ये जो हमारे क्या है मन में उनके दिमाग में चल रहा था, आत्मकथा उन्होंने अपनी संजीवनी लिखी हुई है। लेकिन वो आत्मकथा लिखी है किसमें? सत्य शोधनम, किसमें लिखी है? आत्मकथा को सत्य शोधन भी कहा है संस्कृत में, ठीक है। तो उस सत्य शोधन के आधार पर ग्रंथ पर ही यहाँ पर क्या है, ये हमको गांधीनः संस्मरणम पाठ दिया गया है।
देखेंगे प्रस्तुतः पाठः सत्य शोधनम लिखा हुआ है। अगर पाठ का परिचय आपने पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें जानकारी में मिल जाएंगी। प्रस्तुतः पाठः सत्य शोधनम ग्रंथात् संकलिता। प्रस्तुत पाठ कस्मात की जगह पर सत्य शोधनम लिख दिया गया है। कस्मात की जगह क्या लिखा गया है? सत्य शोधनम। प्रस्तुत पाठः सत्य शोधनम ग्रंथात् संकलिता। प्रस्तुत पाठ सत्य शोधनम नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। ठीक, अब यहां ग्रंथात् में अभी बता चुका हूं कि पंचमी विभक्ति लगी हुई है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा पूरे प्रश्न में। केवल कस्मात जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, कस्मात क्या है हमारा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको हटा करके इसको हटा देना है और उसकी जगह पर सत्य शोधनम हमें क्या कर देना है? फिल कर देना है, या जोड़ देना है, या हमें ऐड कर देना है, कुछ भी आप कह सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है ना? तो कस्माद स्थाने सत्य शोधनम। ठीक, तो कस्मात की जगह पर हमने सत्य शोधन लिख दिया है। और सत्य शोधन क्या है? ग्रंथ का नाम है, जिसे हम और सरल भाषा में कहें तो आत्मकथा। किसकी आत्मकथा? तो गांधी जी की आत्मकथा। दूसरा प्रश्न है, ख नंबर का प्रश्न है, गांधीनः आत्मकथा मूलतः कस्याम भाषायाः लिखिता। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को मूल रूप से कस्याम माने किस, भाषायाम माने भाषा, में लिखिता माने लिखा, किस भाषा में लिखा। और गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, मूलतः कस्याम माने किस, भाषायाम माने भाषा, में लिखिता माने लिखी, किस भाषा में लिखी। तो यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने आत्मकथा किस भाषा में लिखी। गांधी जी का हृदय प्रदेश जो था वो राजकोट था। क्या था? राजकोट था। और राजकोट आपको पता है कि गुजरात में है। राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूलतः गुजरात के निवासी हमारे गांधी जी क्या करते थे? गुजराती में ही लिखते थे। क्या करते थे? गुजराती में ही लिखते थे। तो गांधी जी के द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई है वह मूलतः कस्याम माने किस, और भाषायाम माने भाषा में। तो कहा कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, और कस्य का कस्याम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है यहाँ बहुवचन, और भाषायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। यहां देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए रमायाम भाषायाम, यहां केवल बिंदु रख दी है, इस माँ को हटा दीजिए तो आपकी सारी समस्या क्या हो जाएगी? समाधित हो जाए। ये माँ के बिंदी रख दी ना भाषायाम, देखो यहां लिखी हुई है बिंदु रखी है ना, यहाँ ये बिंदु रखी है मकार के बीच में, तो मकार के स्थान पर उन्होंने बिंदु का प्रयोग किया, तो ये भाषायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा हमारा। ठीक है ना? अब यहां अर्थ निकलेगा तो किसका अर्थ निकलेगा? मैं, क्योंकि आपको पता है कि कारक चिन्ह सप्तमी का क्या है? मैं है। और कारक चिन्ह जब मैं है तो अर्थ भी निकलेगा मैं। तो हम यहां से जब अर्थ निकालेंगे कि गांधी जी ने आत्मकथा माने अपनी कथा, यहां क्यों ने बोला? गांधी जी ने, क्योंकि प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और जैसे रामः वैसे ही गांधीनः, रामः गांधीनः, सुरेशः गांधीनः, गणेशः गांधीनः। तो अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? गांधीनः। ठीक, अब यहां जो गांधीनः लिखा हुआ है, तो गांधी जी के द्वारा यहां जो लिखा गया है वो ने अर्थ निकलेगा प्रथमा का। तो गांधी जी ने आत्म माने स्वयं की, कथा माने कथा को, मूलतः माने मूल रूप से, कस्याम माने किस, भाषायाम माने भाषा में, भाषा में, लिखिता माने लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? तो गांधीनः आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषायाम लिखिता। किस भाषा में लिखी? मूलतः गुजराती भाषा में लिखी। कारण देख लीजिए, इसको आप देखें, मूलतः गुजराती भाषा में लिखी है। तो अब कस्याम देखें, यहां पर देख लीजिए, यहां कस्याम जो है हमारा, ये किम का रूप है। किसका रूप है? किम का रूप है। और यही हमारा क्या है? प्रश्नवाचक बना रहा है, प्रश्नवाचक। यहां पर कस्माद भी हमारा किसका रूप था? किम का। किम मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या। किम का मतलब क्या। और का जैसे क्या, क्यों, क्यों, किंतु, लेकिन, परंतु, कहां, वहां। तो ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और
का जब का की किम के रूप लग जाते हैं, कहा कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन कुत्र, ये अगर कहीं लग जाए तो ये समझ लीजिए कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और आप किसी भी प्रश्न में देख लेना यही लगे होंगे। देखिए यहाँ कहा आ गया है तो ये भी प्रश्न बन गया। तो ये सब प्रश्नवाचक हैं। कोशिश देखिए जब प्रश्न बनता है तो इसी प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके उसकी जगह उत्तर फिल किया जाता है, जो हमारा आंसर होता है। उस आंसर को हम यहीं पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और तो यहां पर भी कस्याम की जगह पर क्या जोड़ा गया है, गुजराती। कस्याम भाषायाम लिखिता है, गुजराती भाषायाम लिखिता। तो ये आपको परीक्षा में भी बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। क्यों, आप यहाँ पूरा पाठ पढ़ने की, जैसे आप पूरा उत्तर, पहले प्रश्न आपने पढ़ लिया, फिर इसके बाद उत्तर को पूरा लर्न कर रहे हैं आप, तो यहाँ लर्न कर लीजिए, अच्छी बात है। अगर आपको पूर्णता तैयारी है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसमें तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है अगर पूर्णता आपको तैयारी हो रही। लेकिन उसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर पर बात आती है कि एक थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से हमको पूरा तैयार करना है और दिमाग का प्रयोग करके, तब हमें क्या करना चाहिए कि हमने पूरा पाठ अध्ययन किया अच्छे से। पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद जब हमने देखा कि पूरे प्रश्न पे, पहली बात तो कहानी हमारे दिमाग में सेटअप होनी जानी चाहिए कि कौन कौन सी कहानी क्या बात है, और हमें थोड़ा बहुत रूप अगर आते हैं और कारक चिन्ह आते हैं तो हमने उस प्रश्न का जवाब देखा और जहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको देखा, और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां होगा उसी के स्थान पर जो चिन्ह जोड़ना है, जिस शब्द को लिखना है उस शब्द को तैयार करके रखना है, और बस वहां फिल कर दिया और ज्यों करते हो पूरा क्वेश्चन लिख दिया। देख लीजिए, गांधीना आत्मकथा, आत्मकथा मूलतः कस्याम की जगह गुजराती, भाषायाम लिखिता। क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा रहेगा, गांधीना आत्मकथायाः संस्कृत भाषायाम अनुवाद कह। गांधी जी ने आत्मकथा को संस्कृत भाषा में अनुवाद कहा, माने अनुवादक करने वाले कौन। ठीक है ना, कहा माने कौन या क्या, या किसके द्वारा, कौन अर्थ में निकलेगा कौन। ठीक है ना। तो गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में अनुवादक माने अनुवाद करने वाले कौन। ठीक, तो यहां भाषायाम में देख लीजिए जरा कौन सी विभक्ति लगी है, भाषायाम जल्दी बताएं, सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी का एक वचन, रमायाम भाषायाम। तो अगर कई बार ये भी होता है, कई लोग ये सोचते हैं सर इसमें तो संस्कृत भाषायाम लिखा हुआ है, तो जो पीछे का पद होता है उसी का अंतिम पद देखा जाता है कि वह आकारांत है या अकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है। उसी के आधार पर रूप चलते हैं। आगे क्या लिखा है इससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता है। आगे कुछ भी लिखा रहा है, यहाँ संस्कृत भाषा की जगह और भी कोई हिंदी भाषा लिख दे तो हिंदी भाषायाम ही होगा, इसके गुजराती भाषायाम गुजराती लिख दिया जाए तो गुजराती भाषायाम होगा, लेकिन भाषा पद से ही रूप चलेंगे। ठीक है ना। ये यहां पहली बात। अब देखो यहां कहा कि गांधी जी की आत्मकथा को, यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति कैसे लगी है पता करना है तो देख लीजिए, ये लगी है भाषायाह लिखा हुआ है, तो यहां भी देखिए कथायाह लिखा है ना, कथायाह भाषायाह। अब देखेंगे कथा के भी रूप ऐसे चल जाएंगे क्या, तो हाँ ऐसे ही चलेंगे। कैसे, ऐसे कथाम कथया कथायै कथायाः कथायाम। ये बन गया ना, जो कथा रमायै रमायाम हे रमे, कथाम कथया कथायै कथायाम हे कथे, बन जाएगा। सो षष्ठी विभक्ति में बन जाता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में यहां बना है कथाया, तो गांधी जी की आत्मकथा को चिन्ह आएगा, काके की आता है ना, तो गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में, गांधी जी की आत्मकथा के संस्कृत भाषा में अनुवाद करने वाले कौन। तो देखेंगे किसके द्वारा किया गया था। एक शास्त्री जी थे, नागप्पा शास्त्री जी, और ये हमारे हौस क्या है, हौस केरे
नागप्पा शास्त्री जी थे, तो उनके द्वारा ये लिखा गया था, ये अनुवाद किया गया था। तो यहाँ देखें, गांधीनः आत्मकथायाः संस्कृत भाषायाम अनुवाद का, कह को हटा देना है, किसको हटा देना है, कह को हटा देना है, ये यहाँ से इस का को हटा देना है और क्या कर देना है, यहाँ से इतना जोड़ देना है, पंडित हॉस्केरे नागप्पा शास्त्री अस्ति। अनुवादक कौन है, पंडित हॉस्केरे नागप्पा शास्त्री जी इसके अनुवादक हैं, जिन्होंने इसका संस्कृत भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। किसमें किया, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। और संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के बाद इसी आत्मकथा का नाम सत्यशोधनम पढ़ा। क्या पढ़ा, सत्यशोधनम। और सत्यशोधनम ग्रंथ किसके द्वारा दिया गया है, हॉस्केरे नागप्पा शास्त्री जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, पाठ परिचय में ये दिया हुआ है। किसमें दिया है, पाठ परिचय में। पाठ परिचय को थोड़ा सा आप अच्छे से, पाठ परिचय से कम 5 से 7 प्रश्न हमारे बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम उसी क्रम में कि देखिए, पहली बात मैं बता दे रहा हूं कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह जिससे बन रहा है वहीं उसी की जगह हमें क्या करना है, ये इसका उत्तर हमें ऐड करना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा घ नंबर का, महात्मा गांधी किन नाम नाटकम आपठत। महात्मा गांधी किन नाम नाटकम आपठत, उन्होंने किस नाम का नाटक पढ़ा, किस नाम का नाटक पढ़ा था महात्मा गांधी ने, किस नाम का नाटकम माने नाटक को, आपठत माने पढ़ा, किस नाम के नाटक को पढ़ा। तो किस नाम के नाटक को पढ़ा था बताइए जरा, उन्होंने श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक पढ़ा था ना। और जब उसको पढ़ा और फिर देखा, बाद में प्रैक्टिकल भी उनको मिल गया कठपुतलियों के द्वारा, तो उन्होंने देख लिया कि ये नाटक के द्वारा ये आदर्श स्वरूप अमिट हो गया है, आदर्श जीवन पर्यंत के लिए श्रवण पितृभक्ति क्या हो गई, आदर्शमान हो गई है। चलिए आगे देखेंगे, दिया हुआ है महात्मा गांधी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटकम आपठत। महात्मा गांधी जी ने कौन सा नाटक पढ़ा, श्रवण पितृभक्ति नामक श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक को उन्होंने अध्ययन किया और आपठत पढ़ा। अब ये जो आपठत लगा हुआ है, ये क्यों यहां लगा हुआ है, पठत भी तो कर सकते थे। तो आपको मैं बता दूं कि आपठत जो बना हुआ है हमारा, कहां बना हुआ है, ये लंग लकार। किसमें बना है, लंग लकार। लंग लकार समझ रहे हैं ना आप, लंग लकार होता है हमारा भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल को देख लीजिए, भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है, बीत चुका है। तो इसमें भी हमारे 3 पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या होगा, उत्तम पुरुष। अब इसमें वचन भी हमारे होंगे, एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा और बहुवचन भी होगा, ठीक है ना। तो ये अब यहां से देखेंगे तो यहां बनेगा हमारा, इसमें क्या होता है, लंग लकार भूतकाल में आ हमेशा आगे जुड़ता है सबके साथ में आ रहता है, मतलब इसमें ये कंपलसरी रहेगा, ठीक है ना। भूतकाल में जितने भी रूप बनेंगे सबके साथ में आ हमारा क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा, आ सबके साथ रहेगा। तो यहां पर जैसे बनेगा अत अताम, तो आ पठ धातु है, तो यहां हमने पठ को जोड़ा और अंत में जोड़ देना है अत। तो क्या लिखा है, आ पठ अत, आपठत। क्या बनेगा, आपठत। देख लीजिए क्या बनेगा, आपठत, आपठत बनेगा। यहां बनेगा अताम, तो आपठताम, आपठताम। तो यहां अन बनेगा आपठन। क्या बनेगा, आपठन। इस प्रकार से आपको जोड़ते जाना है, ठीक। और यहां बनेगा तमता, तो आपठा, आपठ ये बनेगा, आपठा। क्या बनेगा, आपठा। यहां बनेगा तमता, आपठ, अपठतम और आपठत। क्या बनेगा, आपठत। यहां ये रहेगा। बस इतना याद रखना कि यहां हलंत रहता है, यहां हलंत नहीं रहता है। और ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ये हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचनांत पद है, ये हमारा उत्तर प्रथम पुरुष का एक वचनांत पद है। तो यहाँ हम केवल आपठत की चर्चा कर रहे थे, सारी चीज़ें ज़्यादा इस पर ध्यान
ज्यादा देर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। यहां आमी तो आपठामी, क्या बनेगा, आपठामी, आपठामी, आपठाव, आपठावह, आपठामह, क्या बनेगा, आपठामह, आमिहि, आवह, आमह। ये इस प्रकार से हमारे रूप चलते हैं, लंग लकार भूतकाल के रूप हैं, तो इसमें आ हमारा कंपलसरी रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जब हम देखते हैं कि आपठत हो गया, तो यहां पर भी देखिए आपठत आ गया, तो ये भूतकाल में कब पढ़ा था थे थी भूतकाल का बोधक होता है, ठीक है ना। बोले वह यहां से गुजरात नगर गया था, तो था मतलब गया था, पहले गया था, अभी नहीं, पहले गया था, बीत चुका है, तो था थे थी का अर्थ निकलेगा। तो यहां पर भी महात्मा गांधी क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक को क्या किया था, पढ़ा था। अगला प्रश्न होगा, गांधीनः ग्रामम के उपागच्छन, गांधीनः ग्रामम के उपागच्छन, गांधी जी के गांव के समीप, उप माने समीप, की माने कौन, उपागच्छन माने समीप आ गया था, ठीक है ना। उपागच्छन, आगच्छन बना हुआ है, तो आगच्छन कहां बनेगा, बता दीजिए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कहां बनेगा, आगच्छन बनेगा आपठन, बनेगा कि नहीं बनेगा, आगच्छन। तो यहां पठ की जगह कौन सी धातु लग जाएगी, गच्छ धातु लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उपागच्छन, उप धन अगच्छन, और यहां उपागच्छन हो जाएगा, दीर्घ संधि हो गई है, उपधन गच्छन उपागच्छन। चलिए देखें, गांधी जी ने, गांधी जी के गांव के समीप क्या हो गया था, समीप के स्थान पर याद रख लेना है कि उप अव्यय हो तो द्वितीय विभक्ति लगती है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के समीप, गांधी जी के गांव के समीप कौन आया था, तो कौन आया था, जैसे ही उन्होंने देखा बाहर जाकर के, तो ग्रामम ग्रामम पर्यटन, गांव गांव घूमने वाले, कौन, कठपुतली का नाटक दिखाने वाले। और कठपुतली का नाटक कौन दिखाते हैं, जो गांव गांव घूमते हैं। तो देख लें, गांधीनः ग्रामम, गांधी जी के गांव को, गांव में कौन, पुतलिका प्रदर्शनोपजीवना, कठपुतली का नाटक प्रदर्शन करके या दिखा करके अपनी जीविका को चलाने वाले उपागच्छन आए थे। और जो कठपुतली का नाटक प्रदर्शन करके दिखा करके अपना भरण पोषण करते थे, अपने परिवार का पोषण करते थे, अपने कुटुंब का पोषण करते थे, पालन पोषण करते थे, ऐसे कठपुतली को नाटक दिखाने वाले कुछ लोग, प्रदर्शन करने वाले, उनके गांव के समीप घूमते घूमते, भ्रमण करते हुए, पर्यटन करते हुए गांव के समीप आ गए थे, ठीक है ना। तब उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने जब देखा था ना कि कुछ कठपुतली ऐसे रखे हुए थे जैसे कावड़ लिए हों, तराजू जैसी आकृति होती है जिसमें श्रवण जी अपने माता पिता को बैठलाए थे, इस प्रकार से उन्होंने कठपुतलियों को पास जाकर के उस नाटक में देखा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, यहां थोड़ा देख लेंगे, दर्शन धन उपजीवना, तो यहां गुण संधि हो गई है, दर्शनोपजीवना। फिर लिखा हुआ है, गांधीनः मनसि कयोः विलापः पुनः पुनः श्रूयते, गांधी जी के मन में किसका विलाप बार बार श्रूयते स्म, सुन करके स्मरण करते हैं। गांधी जी किसका विलाप बार बार स्मरण करके सुनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किसका विलाप, गांधी जी मन में मनसी में, देखिए मन में, मनसी श्रवणस्य माने श्रवण के, माता पित्रोह माने माता पिता को, श्रवण के माता पिता को, माता पिता का विलाप माने विलाप या रोदन या कष्ट, पुनः पुनः श्रूयते इसम, बार बार सुन करके उसको स्मरण करके क्या करते हैं, हमेशा विलाप करते हैं, दुखित रहते हैं, दुखी रहते हैं, हृदय से उनके अश्रु क्या होने लगते हैं, आंखों से उनके अश्रु निस्सारितानी माने निकल जाते हैं। और निस्सारितानी, अभी एक पद आया है, निस्सारितम, अश्रु निस्सारितम, तो इस प्रकार के उनके बहुत सारे क्या आए हुए हैं, उसमें ऐसे पद आए हुए हैं कि उन बार बार विलाप करते हैं कि उनकी पितृभक्ति, उनकी मातृभक्ति और किस प्रकार से यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं, तो आगे न थिए, ठीक है। तो बार बार माता पिता के बारे में परिचित देख करके, सुन करके, स्मरण करके वो क्या करते हैं, अपने मन में विलाप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम
महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम दृष्टुम कस्य अनुज्ञाम अध्यगच्छत। अध्य अगच्छत। महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम, नाटक को दृष्टुम माने देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, याद रख लेना, तुमुन प्रत्यय लगा है दृष्टुम में, इसीलिए यहां के लिए का अर्थ निकल रहा है। तो महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटक को, यहां द्वितीय विभक्ति लगी है नाटकम, तो नाटक को देखने के लिए, कस्य माने किसकी, अनुज्ञा माने आज्ञा, अध्य अगच्छत माने आज्ञा लेते हैं, किसकी आज्ञा लेते हैं, और अधि उपसर्ग है तो यहां यण संधि का भी योग बन रहा है। किसका, यण संधि का योग बन रहा है। अब यहां पर देखें अध्यगच्छत का मतलब यहां अगच्छत भी बना हुआ है, तो वही लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे अपठत बना था, ये वाला अपठत बना था, ये इस प्रकार से अभी मैंने बताया ना, उसी प्रकार से अगच्छत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगच्छत। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बीच में गच्छ धातु लगी हुई है, इसमें पठ धातु लगी हुई है, बाकी देखिए सेम रहेगा आगे पीछे। ठीक, तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का है। ठीक, तो यहां पर अधि उपसर्ग लग गया है। क्या लगा है, अधि उपसर्ग लग गया है, बस ये अधि उपसर्ग लगा हुआ है आगे, और यण संधि ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो यहां ऐसे बन जाएगा आ, आधा धा और या और अगच्छत, इस प्रकार से बन जाएगा। ये आ करके इसमें मिल जाएगा, तो ऐसे लिख जाएगा आधा धा, और या हमारा ये आ जुड़ जाएगा सो पूरा हो जाएगा, और गच्छत ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो अध्य गच्छत ये लिखा हुआ ना, तो अधि उपसर्ग है, इसमें यण संधि लग गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के द्वारा हरिश्चंद्र नाटक को देखने के लिए किसकी आज्ञा को लिया गया था। ठीक, तो महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम, नाटक को देखने के लिए स्वः पितु अनुज्ञाम अगच्छत, किसके द्वारा आज्ञा ली थी उन्होंने, स्वः पितु, अपने पिता की आज्ञा को लेकर के देखने के लिए, नाटक को देखने के लिए गए थे। स्वः पितु, पितु का रूप जो लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का, पिता की आज्ञा, किसकी, अपने पिता की आज्ञा, की का अर्थ निकला है कारक चिन्ह है का के की, किसका कारक चिन्ह है, का के की, तो किसका कारक चिन्ह है हमारा ये, स्वः पितु, अर्थात षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है, तो की का अर्थ निकले किसकी आज्ञा, तो अपने पिता की आज्ञा को लेकर के नाटक को देखने के लिए गए थे। ठीक है ना, अब यहां से देखेंगे, यहां पितु में देखें, जैसे पिता पितृ के रूप चलाएंगे ना, किसके रूप चलाएंगे, पितृ के रूप चलेंगे, पितृ के रूप ही चलते हैं, जब पिता के रूप नहीं चलते हैं, याद रखिएगा, मातृ के रूप चलते हैं, माता के नहीं चलते हैं। वो तो पिता शब्द हमारा प्रथमा एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति का। पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितुः पितुः पितरी, क्या बनेगा, पितरी, इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। तो यहां षष्ठी विभक्ति का रूप लग गया है पितु, स्वः पितु, क्या लगा है, स्वः पितु, पिता पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरी है पिता। आप इस प्रकार से थोड़ा सा ये आपको इस प्रकार से एक बार ऐसे बता देते हैं कि ताकि आप भी इसका अभ्यास करें, जिससे कि ये तैयार होते जाए। ठीक है ना, चलिए, महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटक को देखने के लिए अपने पिता की आज्ञा लेते हैं, ये हो गया है। अगला प्रश्न है, कस्य कथायाम सत्यत्व प्रतीति आसीत, किसकी कथा सत्य सी प्रतीत होती थी, किसकी कथा को देख करके ऐसा लगता था उनको कि सत्य सी प्रतीत हो रही है। सत्यत्व प्रतीति, सत्य के लिए ही, सत्य का शोधन करने वाली प्रतीति होती थी। तो कस्य कथा, जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने नाटक देखने के लिए जब गए, तो जो नाटक उन्होंने देखा वो हरिश्चंद्र का नाटक था। किसका, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। तो उसको देख करके कस्य कथायाम, कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति। अच्छा, आप लोगों ने एक थोड़ा सा एक बात देखी होगी, और अगर आपने ध्यान दिया हो कि जिस प्रश्नवाचक चिन्ह जिस विभक्ति में होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिस विभक्ति में होता है, यहां भी षष्ठी लगी है। ठीक, तो उसी विभक्ति में उसका आंसर होता है। ठीक है, देखो उसी विभक्ति में उसका आंसर होता है कि नहीं होता है। कस्य षष्ठी विभक्ति, कह कम केन कस्मई कस्मात, कस्य षष्ठी विभक्ति, और स्वापितु भी
पितु में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो उसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति को ही जोड़ा जाएगा। यहाँ कस्य लगा हुआ है तो यहाँ हरिश्चंद्रस्य हो गया है। जैसे रामस्य षष्ठी विभक्ति वैसे हरिश्चंद्रस्य यहाँ भी षष्ठी विभक्ति। तो जिस प्रकार से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला जो विभक्ति में किम का रूप जिस विभक्ति का होगा उसी विभक्ति का हमें क्या है आंसर के रूप में जो हम वहाँ पद जोड़ेंगे वो उसी विभक्ति में होना चाहिए। हरिश्चंद्रस्य कथायाम, कथा में, हरिश्चंद्र की कथा में षष्ठी विभक्ति है तो अर्थ निकलेगा की का। किसका? किसकी कथा में सत्यत्व प्रतीति आसीत, किसकी कथा में सत्य का प्रतीत होता है, होता था, ठीक है ना, सत्य की प्रतीत होती थी। तो किसकी कथा? हरिश्चंद्र की कथा में, कथायाम में षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसमें कथायाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक। किसकी कथा में? यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, क्या? सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, यहाँ सप्तमी विभक्ति। किसकी कथा में? तो हरिश्चंद्र की कथा में सत्वत्व प्रतीति, सत्य का प्रतीत होता था। क्या होती थी? सत्य का प्रतीत होता था और सत्य का प्रतीत था, ऐसा लगता था कि ये कथा बिल्कुल एकदम सत्य है, सत्य प्रतीत थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। कौ गांधीना हृदय नित्य सन्निधौ आस्ताम। अब हाँ, अब ये यहाँ थोड़ा सा कठिन हुआ, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौ गांधीना हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम, कौन गांधी जी के हृदय में नित्य माने हमेशा, सन्निहिता माने स्थापित, आस्ताम माने रहता था। उनके हृदय में कौन हमेशा नित्य सन्निहित रहता था? किसको सोच कर बार बार किसको याद करते थे पुनः पुनः? तो यहाँ देखें कौन स्थापित था, कौन बैठा था। आस धातु में आस्ताम बना हुआ है, तो आस धातु बैठने के अर्थ में होती है, तिष्ठ के अर्थ में। तो उनके कौन गांधी जी के हृदय में नित्य सन्निहित माने हमेशा सन्निहित रहता था, हमेशा विलीन रहता था, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेंगे जो कौ बना हुआ है, अगर आपने किम के रूप देखे होंगे, किम के रूप अगर देखे होंगे, कहा कम, किम माने क्या, किम का मतलब क्या, किम के रूप देखे होंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन। अब ये प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तो कहा, कौ, काह, इस प्रकार से रूप चलते हैं, ठीक है ना। अब कैसे? देखो, रामः विसर्ग आया, रामौ, रामौ आया, रामौ, यहाँ आया रामाह आया। आप बिल्कुल सेम ऐसे हमारे रूप चलते हैं। तो ये द्वितीय विभक्ति का लगा हुआ है, द्विवचन का लगा हुआ है कौ, और द्विवचन का कौ लगा है तो ये समझ लीजिए कि दो लोग हैं, यहाँ दो चीजें हैं जो उनके हृदय में विलीन रहती हैं, दो चीजें हैं जो हृदय में हमेशा उनके स्थापित रहती हैं। तो कौ गांधीना, कौन है गांधी जी के हृदयम माने हृदय, हृदय लगा हुआ है सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे हृदय। तो हृदय में क्या अर्थ निकलेगा? हृदय में सप्तमी का कारक चिन्ह क्या है? मैं पर। तो हृदय में नित्य सन्निहित, यहाँ भी द्विवचन लगा हुआ है, आस्ताम भी द्विवचन का रूप लगा हुआ है, ठीक है ना। आस्ताम कैसे? आस्तत, आस्ताम, आस्तन। तो आस्ताम जैसे हमने बताया आपठताम, क्या बताया था? आपठताम, आपठताम बताया था, वैसे ही बना हुआ है आस्ताम। क्या बना हुआ है? आस्ताम, ठीक। अब आस्ताम बना हुआ है, अस धातु है और आ आगे जुड़ा था, इसलिए ये हमारा दीर्घ हो गया है यहाँ, ठीक है ना। आ धन अस धन ताम, अताम, ये जोड़ दो, यही बन जाएगा। आ मिलकर के यहाँ दीर्घ बना लेगा और ये हमारा ताम जुड़ जाएगा, तो आस और ताम सीधे सीधे जुड़ जाएगा, आस्ताम बन गया है ना। तो ये भी हमारा द्विवचन का रूप है। जैसे हमारा कर्ता वैसे ही हमारी क्रिया होगी, उसी कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है तो कर्तृवाच्य होता है।
याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ उन्होंने कऊ लगा हुआ है, तो दो चीजें हैं। अब दो चीजें कौन कौन थी? श्रवण पितृभक्ति थी और हरिश्चंद्र का नाटक था। दोनों उनकी जद्दोजहद हृदय में रह करके हमेशा स्थापित रहता था और उसको क्या करते थे, वो याद कर करके बार बार उनकी आंखों से आंसू आते थे कि ऐसा सत्य, क्या हम सब लोग सत्य का क्या नहीं कर सकते हैं, सत्य का पालन नहीं कर सकते हैं सभी लोग। जैसे देखो यहाँ उन्होंने बस श्रवण हरिश्चंद्र, श्रवण हरिश्चंद्र गांधीना हृदय नित्यम सन्निहित आस्ताम। श्रवण पितृभक्ति और हरिश्चंद्र का नाटक उनके हृदय में, देखो दोनों के लिए जैसे ये लगा है ना, श्रवण हरिश्चंद्र लगा है, तो यहाँ भी एक बार आपको हम ये बता देते हैं कि यहाँ जो लगा हुआ है ये श्रवण हरिश्चंद्र, तो इसको हम कह सकते हैं राम लक्ष्मण। क्या कह सकते हैं? राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, श्रवण और हरिश्चंद्र, श्रवण और हरिश्चंद्र, श्रवण पितृभक्ति और हरिश्चंद्र का नाटक, दोनों गांधी जी के हृदय माने हृदय में, नित्यम माने हमेशा, सन्निहिता माने क्या रहते हैं? सन्निहित, निकट रहते, हृदय के समीप, आस्था माने उपस्थित रहते, हृदय में निहित रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो कौन रहते हैं? श्रवण पितृभक्ति और हरिश्चंद्र। यहां भी समझ में आ गया है, ये द्विवचन लगा हुआ है, प्रथमा का द्विवचन, ठीक, यहाँ सप्तमी का एक वचन और सन्निहित और आस्ताम में द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप लगा हुआ है लंग लकार का, याद रख लीजिए, ठीक है। चले आगे देखेंगे हम। अगला हमारा रहेगा प्रश्न कि दृश्यस्य श्रवणस्य प्रतिकृति ही गांधीना अवलोकिता। कि दृश्यस्य लगा हुआ है, तो किस प्रकार की श्रवणस्य माने श्रवण की प्रतिकृति, छाया चित्री, कैसे उन्होंने किस प्रकार की श्रवण की प्रतिकृति माने छाया चित्र, उन्होंने ऐसा क्या देखा कि जो श्रवण की प्रतिकृति गांधीना अवलोकिता, उसमें उन्हें ऐसा नजर आया कि ये श्रवण पितृभक्ति है। क्या कौन सी प्रतिकृति को देखा उन्होंने जिसमें उन्हें ये लगा कि ये श्रवण पितृभक्ति की प्रतिकृति है? बिल्कुल सेम वैसे ही क्या है, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रवण पितृभक्ति का चित्र दिख रहा हो, फोटो दिख रही हो, छाया चित्र दिख रहा हो। तो उन्होंने क्या देख लिया था? कावड़ देखी थी ना, क्या देखी थी? कावड़, जो एक तराजू जैसी होती है, आपने ऐसी देखी होगी कि जैसे मान के चलिए ये हमारे कौन है, ये हमारे श्रवण जी हैं, ये हमारे श्रवण जी हैं और ये उनके हाथ बने हुए हैं, ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग नहीं बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक ऐसे डंडा लिए रहते हैं और इस डंडे पर ऐसे श्रवण जी के दो श्रवण जी ऐसे रहते हैं और ये ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है और ऐसे बना रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से आपने देखा है तो आप समझ भी गए होंगे कि ये क्या है, ये। और श्रवण जी इस प्रकार से अपने क्या है, माता पिता को घुमाने के लिए ले जाते थे। तो यहाँ पर उनके माता पिता रहते थे, इस पर बैठे रहते थे। तो माता पिता को लेकर के श्रवण जी कांवड़ यात्रा लेकर के तीर्थ करवाने के लिए ले गए थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक आकृति को देखा, किसको? की दृश्य। वो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार श्रवण की प्रतिकृति को गांधी जी ने देखा, अवलोकिता। उन्हें कैसे लगा कि ये श्रवण जी का चित्र है? कब उन्होंने देखा? तो जब उन्होंने देखा कि बीवधेन स्वमातर पितरौ वाहमानस्य श्रवणस्य प्रतिकृति गांधीना अवलोकिता। कांवड़ यात्रा के द्वारा माता और पिता को वहन करते हुए लिए हुए कंधों पर श्रवण की प्रतिकृति गांधी जी अवलोकिता, गांधी जी ने देखी। अब किस प्रकार की उन्होंने वो देखी? कांवड़ यात्रा को जैसे ही देखा उन्होंने, कांवड़ लगे हुए इस प्रकार से तराजू जैसी आकृति को लिए हुए उन्होंने देखा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं अपने माता पिता को लेकर के वहन करके वहन मानस्य का मतलब होता है भार को ढोना, वजन को लेकर के चलना, ठीक। तो श्रवणस्य माने श्रवण की, प्रतिकृति माने फोटो को, चित्र को, छाया चित्र को गांधीना अवलोकिता, गांधी जी ने देखा। अब समझ में आ गया। यहाँ हमारी गांधीना धन अवलोकिता, तो गांधीना अवलोकिता, ठीक है ना। यहाँ हमारा क्या बन गया है? गांधीना अवलोकिता बन गया है पूर्व रूप संधि के आधार पर, ठीक है ना। तो अब देखेंगे गांधीना, अगला देखें
गांधीना मनसा किम प्रयुक्तम आसीत। गांधी जी ने मनसा माने मन को क्या प्रयुक्त था, उनके मन को क्या अच्छा लग रहा था। मनसा सत्य हरिश्चंद्र नाटकम प्रयुक्तम, उन्होंने अपने मन को क्या समझाया कि मन से क्या हम एक दूसरे से सत्य का नाटक, सत्य हरिश्चंद्र के नाटक के समान हम सत्य नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार का गांधी जी ने मन में क्या किया था, विचार किया था। उस विचार को देखने के लिए गांधीना मनसा सत्य हरिश्चंद्र नाटकम प्रयुक्तम, गांधी जी के मन में उन्हें हरिश्चंद्र नामक जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक था, वह नाटक उनको प्रयुक्त होता था। उनको ऐसा लगता था कि क्या हम सब सत्य नहीं बोल सकते हैं, हम सब सत्य बोल करके एक दूसरे से क्या है प्रतीत नहीं हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर अब यहां पर देख ले आगे अगला प्रश्न रहेगा ठा कहा प्रश्न गांधीना मनसी पुनः पुनः स्फुरति इसमें, कौन सा प्रश्न, कौन किस प्रश्न को गांधी जी मन में बार बार स्फुरति इसमें माने याद करते थे, किस प्रश्न को लेकर के गांधी जी बार बार क्या करते थे, स्मरण करते थे। तो देखिए अभी इसमें बताया ना कि उनके मन में किस कौन सा नाटक चल रहा था, कौन सा बार बार प्रयोग कर रहे थे, अपने मन में याद कर रहे थे। तो देखिए वही है हरिश्चंद्रेणेव सर्वेरपि कस्मात् सत्यवद्भिः न भवितव्यम इति प्रश्नः गांधिना मनसि पुनः पुनः स्फुरति। बार बार वही उनके स्मरण दिमाग में आ रहा था और स्फुरित हो रहा था क्या कि क्या हरिश्चंद्र के समान, यहाँ के समान लगा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा, याद रख लेना, के समान ये वो लगा हुआ है, ठीक। तो के समान, तो हरिश्चंद्र के समान सर्वेरपि, सब भी, जितने भी हम सब हैं और जो हमारे भारत देश के लोग हैं, क्या सब लोग कस्मात माने किसी प्रकार से सत्यवादी, सत्यवद भी, सत्य नहीं बोल सकते हैं, सत्य न भवितव्यम, सत्य नहीं बोल सकते हैं इति प्रश्न। यह प्रश्न गांधी जी के मन में क्या है, बार बार पुनः पुनः स्फुरति, इसमें स्मरण होता था, बार बार जगता था, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, आगे देखते हैं उसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। एक प्रश्न में काफी प्रश्न थे, अच्छे से हम लोगों ने देखे भी हैं। अगर देखिए थोड़ा सा अगर समय को देखेंगे आप, तो अगर ये सोच रहे होंगे कि पहला प्रश्न इतना समय लग गया है, तो ये बात याद रखिएगा कि समय जरूर लग गया है, लेकिन वो प्रश्न अगर एक बार आप देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, तो आप ये बात मान के चलिए कि दोबारा भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा समय लिया, कारण क्या है कि मैं चाहता हूं कि एक ही बार में आपके वो प्रश्न तैयार होते जाएं। केवल परीक्षा समय पर आपको केवल उसका रिवीजन करने को रहे, आप केवल बीच बीच में उसको पढ़ते रहिएगा और एक बार आप उसको अच्छे से देख करके क्या करें, केवल एक बार में तैयार हो जाए। केवल इस वजह से थोड़ा समय मैं भी उसको लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थानों को का क्या करो, भरो या पूर्ण करो। ग्रामात ग्रामम पुत्तलिका प्रदर्शनो जीविका उपागक्षण, कौन, देखिए अब ये यहाँ पर प्रश्न आया है, यहाँ खाली स्थानों में भरना है। गांव से गांव में पर्यटन करने वाले कौन, पुत्तलिका प्रदर्शन जीविका उपागक्षण, कौन आ गया था। तो देखें श्रवणस्य पितृभक्ति, श्रवण की पितृभक्ति खाली स्थान त्वया स्थापनीय, तुम्हारे पास क्या है, स्थापित है। सा रागा में, वह राग मेरे द्वारा खाली स्थान तन्मयम अकरोत, किसमें तन्मय अकरोत, तल्लीन हो जाता हूँ, ठीक है ना, किसमें हम उसमें लीन हो जाते हैं। अनेकशः में नेत्राभ्याम, अनेक प्रकार की मेरी नेत्राभ्याम, अनेक प्रकार के कई बार मेरे द्वारा क्या हुआ है, नेत्राभ्याम माने नेत्रों में, दोनों नेत्रों में खाली स्थान। निस्सारितानी माने निस्सारितानी, विस्सारितानी नहीं, निस्सारितानी माने निकलते हैं, टपकते हैं, आंसू आते हैं। हरिश्चंद्र श्रवण, हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों खाली स्थान मम हृदय नित्य सन्निहितम, किसके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते थे। इस प्रकार से खाली स्थान की जगह भरना है। खाली स्थान जो हमारा रिक्त स्थान है उसकी जगह हमें क्या है, फिल करना है। तो जरा देख लीजिए, अब देखें ग्रामात ग्रामम, ग्रामात ग्रामम गांव से गांव को, पर्यटन माने घूमने वाले, पर्यटनता घूमने वाले, पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीविना, कठपुतली, कठपुतली का प्रदर्शन करके उपजीविका को चलाने वाले समीप में आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर्यटन हमारा पर्यटन भर जाएगा।
दूसरा में दिया हुआ है श्रवणस्य पितृभक्ति, किसके रूप में स्थापित की गई है? तुम्हारे आदर्श रूपेण, आदर्श स्वरूप के द्वारा, आदर्श रूप से स्थापित की गई है। सह रागा में हृदयम तन्मयम अकरो, वह राग मेरे, किसके हृदय में? मेरे। और कौन था वो? गांधी, गांधी जी किसके हृदय में? हृदयम तन्मयम अकरोत, में माने मेरे, हृदय, हृदयम माने हृदय को, और तन्मयम अकरोत माने तन्मय करता था। अनेकसा में नेत्राभ्याम अश्रुणी, आंसुओं को निस्सारितानी माने निकलते थे। और कई बार मेरे आंखों से क्या है? मेरे आंखों के द्वारा, दोनों नेत्रों के द्वारा आंसुओं को निस्सारिता माने निकाला गया है। और हरिश्चंद्र श्रवण उभावापी उभौअपि, उभौअपि मम हृदय नित्य सन्निधौ, दोनों क्या? दोनों, उभौअपि माने दोनों, दोनों के लिए आया है। दोनों भी, हरिश्चंद्र और श्रवण का जो नाटक दोनों हैं वो हमारे हृदय में क्या है? नित्य सन्निधौ, हमेशा के लिए विद्यमान हो गए। उनकी पितृभक्ति और इनकी सत्यवादिता ये हमारे हृदय में हमेशा के लिए क्या हो गई है? विद्यमान हो गई है। इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा इस पर वर्णित हुआ। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, जरा देखिएगा, लिखा हुआ है अधो लिखतेषु यथा निर्देशम पद चयनम आदिकम कुरुता, नीचे लिखे हुए यथा निर्देशम माने नीचे दिए गए निर्देश को पद चयन आदिकम कुरुता, पद चयन आदि को क्या करो? कुरुता माने करो, पद चयन को करो। जो हमारे कौन से पद, जो नीचे लिखा हुआ निर्देश पहले उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद अनुसार पदों का क्या करो? चयन करो। वो कह रहा अस्मात् पाठाद अव्यय पदानी चिन्हित, अस्मात् माने इस पाठ से, किस पाठ से? गांधीना संस्मरणम पाठ से। किस पाठ से? अस्मात् माने गांधीना संस्मरणम पाठ से, पाठात माने पाठ से, अव्ययम माने अव्यय, पदानी माने पदों को। अव्यय पदानी में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है तो अव्यय पदानी हो जाएगा। अव्यय पदों को चिनुता, चिनुत माने चुनो, जो इसमें अव्यय पद आए हुए हैं पूरे पाठ में उनको चुनो और क्या करो? लिखो। चलिए देखते हैं इसमें अव्यय कौन कौन से आए हैं। देखिए इसमें जो जितने भी मिले उनको लिखा है, बाकी थोड़ा सा और आपने अनुसार भी देखिएगा, कोशिश करिएगा और प्रयास करिएगा, शायद मिलते हैं। ऊपरी, ये भी अव्यय है। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। कथम, कथम का मतलब कैसे। अपि मन भी, एव मन ही, इति, इति का मतलब वस, बस हो गया। चा माने और, कदापि माने कभी, अद्य माने आज, पुनः पुनः माने बार बार, तथापि माने फिर भी, किंतु माने लेकिन, एव माने तरह, समान, बत, बत माने तरह, जैसे कहते हैं राम बत, बोले वो किसके समान है? बोले राम बत, राम के समान है। ठीक। अनेकशः माने अनेक बार, अक्षरशः माने अक्षर अक्षर, उसका अक्षर अक्षर मेरे हृदय में क्या है? विद्यमान है। अब यहाँ देखिए साधारण है, ये इतने अव्यय, कोशिश बहुत सारे और भी है उसमें अव्यय हैं, लेकिन ये हमारे मोस्ट जितने थे बहुत जरूरी वाले और जो आवश्यकता वाले, अगर और इन अव्ययों को आपको भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऐसे एक साथ अव्यय बहुत कम देखने को मिलते हैं जो हमारी पूरी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पाठ में सब जगह प्रयोग होते, चाहे कोई सा भी पाठ हो। ये यहाँ गांधीनाथ संस्मरणम से संबंधित नहीं, ये कहीं पर भी हो, आप कभी भाषा बनाते हैं, आपको वाक्यों का प्रयोग करना है, वाक्यों का प्रयोग करते समय आप कहीं पर भी अर्थ निकाल रहे हैं तो ये तथापि, युव, समान, अक्षरशः, अनेकशः, ऊपरी, कथम, अपि, कदापि, ये सारी जगह प्रयोग में आते हैं। और ये अव्यय आपको भी इसका स्क्रीनशॉट करके रखना है और ये आपको बहुत अच्छे से तैयार भी करना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर ये आपको अव्यय याद हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके उसमें कम से कम 20% 40% आपका क्या करेगा? हेल्प करेगा अर्थ निकालने में। हालांकि देखिए विभक्तियों का और कारक चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उसके साथ साथ ये अव्यय पद हमारे बीच में बहुत सारी हेल्प करते हैं। अव्यय होते ही इसलिए, अव्ययों का काम ही है, अव्यय का काम यही है कि शब्दों को बीच में जोड़ना, शब्दों को कहाँ से कहाँ ले जाना, शब्द का पूरा भावार्थ पूरा करना, भाव को, शब्दों को पूरा करने में ये हमारा क्या करते हैं? प्रयोग में हमारी हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। उसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न रहेगा खा नंबर का। खा नंबर का प्रश्न क्या कहता है? एतेषां शब्दानां संस्कृत वाक्य प्रयोगम कुरुता। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं पर्यटन, उद्देश्य, समृद्धता,
प्राप्य भवितव्यम। ठीक है ना। तो नीचे जो कुछ पद दिए गए हैं उन पदों को उन्होंने ये कहा है कि इन पदों के आधार पर संस्कृत वाक्य माने संस्कृत वाक्य में प्रयोगम माने प्रयोग, कुरुतः माने कुरुत माने करो। अर्थात ये जो हमारे नीचे शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के आधार पर इन्हें वाक्यों में प्रयोग करो, और मतलब उनका कहने का है कि इनको वाक्य बनाओ, एक एक वाक्य जरूर इनके आधार पर बनाते चलो, ये कहना चाहते हैं वो। ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने पर्यटन दिया हुआ है, तो पर्यटन का आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। पर्यटन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि पर्यटन का अर्थ क्या है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्यटन का अर्थ क्या है, तो वो पहले जान लेंगे। पर्यटन का मतलब होता है भ्रमण करना। क्या होता है? भ्रमण करना। चलिए पहला देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है पर्यटन। पर्यटन तीर्थ स्थानाम पर्यटन मह्यम रोचते। देखिए सीधा सीधा वो कह रहा है कि पर्यटन, पर्यटन का मतलब घूमना, और वो कह रहा तीर्थ स्थानाम, स्थाना नाम, तीर्थ स्थानों को या तीर्थ स्थानों को घूमने से मह्यम माने घूमना, मेरे मुझे क्या लगता है, मह्यम माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगता है। पर तीर्थ स्थानों को घूमना मुझे अच्छा लगता है। दूसरा दिया है उद्देश्य, किम उद्देश्यम तुम तत्र गतवान, किस उद्देश्य से तुम माने तुम, तत्र माने वहां, गतवान माने गए थे, किस उद्देश्य से तुम वहां गए थे। संवृत्ता, संवृत्ता श्रवण, श्रवण सादृशी, श्रवण सादृशी एक घटना मम जीवने संवृत्ता। श्रवण के समान, श्रवण की पितृभक्ति के समान, एक माने एक, घटना माने घटना, मम माने मेरे, जीवने माने जीवन में, संवृत्ता माने शामिल हो गई। मेरे जीवन में एक श्रवण के समान एक घटना मेरे जीवन में क्या हो गई, संवृत्ता माने जानकारी, जानकारी में हो गई, और यह समृद्ध हो गई। प्राप्य शाह पितु आज्ञाम प्राप्य चलचित्रम दृष्टुम गतवान, वह पिता की आज्ञा को प्राप्त करके चलचित्रम माने टॉकीज में, जैसे टीवी में हम देखते हैं टॉकीज वगैरह में, तो ये जब देखते हैं हम सिनेमास में, तो देखते हैं कि चलचित्र वही होते हैं जो टीवी पर चलचित्र चलते हैं, चलने वाले चित्र, चलचित्र। वह पिता की आज्ञा को प्राप्त करके चलचित्रम दृष्टुम गतवान, चलचित्र को देखने के लिए गए। भवितव्यम सर्वैः हरिश्चंद्र नैव सत्यवद्भिः, सत्यवाद्भिः भवितव्यम, सभी हरिश्चंद्र के समान सत्य बोलने वाले होते हैं क्या, न भवितव्यम, ना और जोड़ देते तो नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो सभी क्या होने चाहिए, बोले सभी, उनके मन में चल रहा था क्या सभी लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हरिश्चंद्र के समान हमारे सत्य बोलने लगे, उसी के सत्य पर सत्य का अनुसरण करने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता है, उसका कारण ये है कि सब अपने अपने विचारों पर आधारित हैं। हरिश्चंद्र का विचार क्या था कि सबको, सबसे हमें सत्य बोलना ही है, लेकिन आजकल क्या, आजकल सबका विचार अलग अलग है। किसी से अगर सत्य बोलने के लिए कहो तो उसको ये लगता है कि तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो, तुम बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र हो। तो इस प्रकार की बातचीत आजकल, पहले राजाओं का जमाना था, सब सुनते थे, मानते थे। अगला दिया हुआ है अस्मिन पाठे, इस पाठ में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में प्रयुक्तानि प्रयुक्त क्रियापदानि चिन्हित। इस जो पूरा पाठ है गांधीनः संस्मरणम, उस गांधीनः संस्मरणम जो पाठ है उसमें प्रयुक्त क्रियापद होंगे जो कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि वाच्य हमारे क्या होते हैं। वाच्य का मतलब होता है वाक्य, वाच्य का मतलब वाक्य जो हम बोलते हैं। ठीक है ना। और वाच्य हमारे कैसे होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है कर्तृवाच्य, क्या होता है, कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है ना। एक भाववाच्य होता है। इसमें हम ये होता है कि देखिए, कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का है तो कर्म द्वितीय विभक्ति का होगा, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, और कर्म में कर्ता तृतीया का, और कर्म होगा हमारा प्रथमा का, और कर्म के अनुसार हमारी क्रिया चलेगी। इसमें कर्ता हमारा तृतीया का होगा, कर्म इसमें होता नहीं है, और क्रिया नित्य एक वचनांत रहती है आत्मनेपद की। ठीक है ना, आत्मनेपद की।
और यहाँ पर भी ये क्रिया हमारी आत्मनेपद की रहती है, आत्मनेपद की, ठीक है ना। यहाँ परस्मयी पद की रहती है, परस्मयी पद, ठीक। तो कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा का होगा तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। कर्मवाच्य में कर्म जित विभक्ति में होगा क्रिया उस प्रकार की लगेगी। और इसमें भाववाच्य में क्रिया नित्य रहती है, कर्ता तृतीया में रहता है, इतना होता है, ठीक है ना, कर्म होता नहीं। तो यहाँ पर जितनी भी होगी आत्मनेपद की क्रियाएं होंगी। जैसे अवलोकिता लिखा हुआ है, अवलोकिता हमारा लंग लकार का है लेकिन आत्मनेपद का है, लंग लकार का है लेकिन आत्मनेपद का है। स्थापनीया ये भी हमारा क्या है, लंग लकार का है और स्थापित किया गया था। अब ये आत्मनेपद का श्रूयते भी एत एताम एते, ठीक है ना, एत एते एताम बना हुआ है। भवितव्यम ये भी हमारा बना हुआ है। और निस्सारितानि, निस्सारितानि ये भी हमारा क्या है, क्रिया है, ये भी हमारी आत्मनेपद की है। शक्यते और विलीयते, ठीक है ना। तो ये हमारी सब आत्मनेपद की हैं। आत्मनेपद के आधार पर जितनी भी क्रियाएं लगती हैं हमारी सब किस में लगती हैं, कर्मवाच्य में लगती हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, इसमें देख लेंगे आत्मनेपद में देखो लिखा हुआ कर्मवाच्य प्रयुक्तानि क्रियापदानि, कर्मवाच्य में प्रयोग होने वाली क्रियापद, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न जो होगा, अगला प्रश्न होगा अधोलिखित शब्दानाम, अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्दम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के समानार्थक शब्दों को क्या करना है, लिखना है। लोचनम पितरौ मना, तो लोचनम समानार्थी जानते हैं, समानार्थी प्रतिशब्द, उसी के समान शब्द, समानार्थी शब्द, इसी के इसे बोल सकते हैं हम पर्यायवाची शब्द। कई प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। लोचनम नेत्रम, चक्षु, अक्षि, नयनम, ये भी आपको स्क्रीनशॉट करके रखना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जरूरी तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बाकी जरूरी नहीं है, जरूरी सब है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं इनको हमें बहुत अच्छे से तैयार करके रखना, ठीक है ना। पितरौ दिया हुआ है, पितरौ में माता पितरौ, जनक जनकौ, जनक जनकौ, माता पितरौ। आजकल तो बहुत सारे चलने लगे हैं। पहले माता पिता को केवल मम्मी पापा पिताजी, ठीक है ना, और मम्मी पापा पिताजी माताजी, इस प्रकार से। अब मॉम डैड, मम्मा पप्पा बोलते हैं ना, माय डैड, इस प्रकार से बोलते हैं। अब तो ताऊ जी, पहले बोलते थे तात, जनक, देखो जनक लिखा है ना, जनक जनकौ, और पहले बोलते थे जननी माता को। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आजकल के शब्दों का तो भगवान बचाए उन शब्दों से, कि आजकल के शब्दों का पता नहीं चलता। अगर पिताजी माताजी बोल दिया जाए तो कहते हैं अरे आप तो बहुत ओल्ड फैशन के चल रहे हो, बड़ा ऑड लगता है, आप माताजी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं अपने मम्मी पापा को। अरे आपको बोलना चाहिए क्या, मॉम डैड, मम्मा पप्पा, इस प्रकार से बोलना चाहिए। आज का समय ऐसा है, ऐसा नहीं कि उन्हें जो आज की जनरेशन आ रही है उनको दोष दिया जाए ना, समय ऐसा है। आप अगर बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं गलत ही सही, लेकिन बोलते हैं अशुद्ध ही सही, आप कितनी भी रॉन्ग इंग्लिश का बोलते हैं, लेकिन आपको क्या है, हमेशा यही रहेगा, अरे एक नंबर एक नंबर। अगर आप अच्छे से शुद्ध संस्कृत का वाचन करते हैं, हिंदी का वाचन करते हैं, तो अरे क्या यार तुम बस यही बोलते रहते। ये सारी समस्याएं सबके साथ घटित होती हैं, लेकिन हाँ समय को देखते हुए सब कुछ जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत जरूरी है। मैंने देखा कि हमारे आप पढ़ने वाले सब सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, और इंग्लिश मीडियम से और अदर बोर्ड वाले भी हैं, एमपी बोर्ड वाले भी हैं, बिहार बोर्ड वाले भी हैं, पटना और यूपी बोर्ड वाले भी, सब हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले से हो गए हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड्स वाले हों, तो याद रखिए कि ये इनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी मजबूत कर लेते हैं, लेकिन फिर ये हिंदी नहीं लिख पाते, ये संस्कृत नहीं लिख पाते।
और हिंदी संस्कृत का उच्चारण लिखना इन बिल्कुल अलग हो जाता है। हम ये नहीं कहते आप इंग्लिश को अच्छे से तैयार ना करो, क्योंकि जब हमने उसको चुनाव किया है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने का निर्णय लिया है, तो हमें वो तो अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ भी हमें मातृभाषा भी लिखना आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। कम से कम इतना तो हमें विधिवत तरीके से शुद्ध लिखना और शुद्ध जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाषा हमारी मातृभाषा भूलना नहीं कि हिंदी ही हमारी मातृभाषा के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। राष्ट्रभाषा के रूप में भी हिंदी ही जानी जाती है और राज्य भाषा के रूप में भी हिंदी ही जानी जाती है, राजभाषा के रूप में जानी जाती है कि नहीं। तो संविधान के द्वारा ये हमारी, और ये सर्वे भाषा यहाँ जननी अस्ति, सभी भाषाओं की क्या है, ये मम्मा, ये जननी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, अपनी जगह पर सारी चीजें महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है मनः, मन का मतलब चित्तम, चेतम, हृदयम, ठीक है। मन के चित्त, हृदय में जो भाव जगता है उसको चित्त बोलते हैं, मन बोलते हैं। जो स्वभाव से व्यक्ति के अंदर भाव चलता है वो हमारा क्या है, मन होता है। मन चंचल भी होता है, चलायमान होता है। आपने आंखों को बंद किया और यहाँ से देखने लगे कि मैं तो गोवा घूम रहा हूँ, यहाँ से देख रहे हैं कि आप तो शिमला, ऊटी, फिर इसके बाद देख रहे हैं कि अरे काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, फिर इसके बाद देख रहे हैं आप तो कहीं पर भी आप मन को ले जाएं, मन इतना चलायमान है, चंचल गति वाला है कि पल भर में मन से ज्यादा गति किसी की नहीं। मन हमको कहां ले जा सकता है, आपके मन में आया, 1 सेकंड में निर्णय ले लेता है, 1 सेकंड में निर्णय ले लेता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाए मैं इस वीडियो को पूरा देखूंगा, चाहे जैसे भी हो जाए, मुझे पढ़ करके आज कंप्लीट करना है, 1 मिनट में निर्णय ले लिया। अगर आपने ओपन नहीं किया है, आपने मैग्नेट ब्रेस डाल के अगर आपने यूट्यूब को चालू नहीं किया, अब आपने निर्णय ले लिया ना आज नहीं पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आज पढ़ना ही नहीं है। तो इस प्रकार की सारे हम क्या है, निर्णय एक क्षण भर में ले सकते हैं, और किसके द्वारा, मन के द्वारा। लेकिन याद रखना कि मन चलायमान होता है, चंचल होता है, और चलायमान होने के जल्दी, बहुत जल्दी हमें मन की बातों को, मन के निर्णय को नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। कभी घातक हो सकता है। मान के चलिए परीक्षा है हमारी, थोड़ा सा थकावट सी महसूस तो होती है परीक्षा के टाइम पर, ठीक है ना, और ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर परीक्षा के समय आप रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर तो वो हमारे लिए घातक है ना। तो बहुत जल्दी हमें मन का निर्णय स्वीकार नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, इसके आगे देखें, हृदयम हो गया, चित्तम हो गया, चेतः हो गया, ये हमारे समानार्थी शब्द थे। समानार्थी को हम पर्यायवाची के रूप में भी जानते हैं और उसको हम प्रति शब्द के रूप में भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, जरा देखेंगे, अधोलिखित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को संधि करो और संधि विच्छेद, दो में अगर संधि युक्त पद है तो उसको संधि विच्छेद करो, और जो विच्छेद है तो उसको क्या करना है, उसको हमें जोड़ करके लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है दृष्टिर अपतत। तो दृष्टि ही धन अपतत, इसमें विसर्ग संधि, ग्रामात धन ग्रामम, तो ग्रामाद ग्रामम व्यंजन संधि हो गई है। कदा धन अपि धन अप्रमार्जनीय, कदापि कदाप्यपार्जनीय, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। घटनैकम, इसमें हमारी देखिए, इसमें दीर्घ संधि भी आएगी और यण संधि भी आएगी, इसमें वृद्धि संधि रहेगी। और तत्धन नाटकम दिया हुआ है, तो तन नाटकम, यहाँ व्यंजन संधि का योग बनेगा। इत्येस, इति धन एस, यहाँ यण संधि हो गई। मनसी और आविर्भूत, मनस्य आविर्भूत का मतलब होगा है यहाँ पर मनस्यार्भ आविर्भूता, यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि इसका क्या होगा। ये लिखा हुआ है दृष्टि, दृष्टि ही धन आपतत, क्या लिखा हुआ है, आपतत, ये इसका संधि विच्छेद होगा। विसर्ग दिया है, विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, विसर्जनीय से सह से सह हो जाएगा, तो यहां हम सा कर देंगे। देखें जरा, दृष्टि से
अपतत, अपतत, ठीक है, अपतत हो गया। अब यहां फिर लगेगा हमारा दूसरा सूत्र, सस जुसो रू, सस जुसो रू। सो हमने रू कर दिया, दृष्टि सा की जगह रू कर दिया, और यहां अपतत रहेगा ज्यों के तो अपतत। ऊ की संज्ञा होगी उपदेश से, अजनुनासिक इत, सो हट जाएगा, तत्सलोपा से लोप, फिर दृष्टि ही रा, आपतत, आपतत। अब यहां देखें ये आधा है तो आ पीछे है तो ये जुड़ जाएगा, दृष्टिर पतत, क्या बन गया, दृष्टिर अपतत, दृष्टिर अपतत बन गया है ना, ये बना हुआ है, दृष्टिर पतत बन गया यहां पर। चलिए आगे देखेंगे, ये हमारा यहां पर पूरा हो गया। इसके बाद अगला शब्द है हमारा ग्रामात ग्रामम। यहां हमारी व्यंजन संधि होगी और हमारा बन जाएगा ग्रामाद। क्या बनेगा, ग्रामाद, ग्रामाद ग्रामम। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे कर दें, देखिए ग्रामम, ग्रामाद ग्रामम ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। पंच यहाँ हमारी जो लगी है संधि कौन सी, जसत्व संधि व्यंजन संधि का, ग्रामात धन ग्रामम, ठीक। ये हमारा ग्रामम लिखा हुआ है, यहाँ ता लगा हुआ है तो यहाँ कौन सी, जसत्व संधि, जसत्व, जसत्व संधि होगी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ये सूत्र रहेगा, झलाम जस झसी यहाँ रहेगा, ठीक है ना। ये झलों के स्थान पर जस आदेश तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेगा तो तीसरा वर्ण क्या होगा, ता वर्ग का, बताएं जल्दी से, ता था दा, ये दा आ गया है, ये ग्रामम आ गया, ग्रामम आ गया। अब ये गा आकर के दा के साथ में मिल जाएगा, ग्रामाद, ये हो गया। ये गा आएगा तो गा यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना, और ये गा लग गया और गा के साथ में ये हमारी रकार लग जाएगी, और ये बड़ा गया है तो बड़ा गा की मात्रा लग जाएगी, और मा जुड़ जाएगा, ग्रामम लिख गया है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से मिलता है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप अलग से भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रामाद ग्रामम, आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, दोनों सही है, ठीक है ना। दोनों प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे। अगला हमारा जो होगा, अगला है हमारा कदापि अपि अप अप्रमार्जनीयम, कदा, इससे शब्द देख लीजिए पहले क्या बनेगा, कदापि, कदाप्य, क्या बनेगा, कदाप्य, कदाप्य प्रमार्जनीयम, प्रमार्ज नियम, ये शब्द बनेगा, ठीक है। और ये शब्द बनेगा तो कदा धन अपि धन अप्रमार्जनीयम, अप्रमार्ज नियम, ये शब्द रहेगा। अब यहाँ देखें पहले इनको आ मिल करके दीर्घ संधि बनाएगा, आ और आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ संधि, बड़ा आ बना लिया। बड़ा आ बनेगा तो सीधा सीधा बनेगा हमारा कदापि, कदापि रहेगा। अब यहाँ इसके बाद लिखा हुआ है आ प्रमार्ज नियम, अप्रमार्ज नियम लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ यण संधि लगा देते हैं तो ये हो जाएगा कदा, पा आधा हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, क्या होगा, या हो जाएगा। और अप्रमार्ज, अप्रमार्ज नियम, नियम, अप्रमार्ज नियम में आ आकर के इसमें मिल जाएगा तो बनेगा हमारा कदाप्य, और ये आ मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। और
प्रमार्जनीयाम, प्रमार्जनीयाम, कदाप्य प्रमार्जनीयाम बन गया है ना। इस प्रकार से इतना बड़ा शब्द यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा अगला जो शब्द होगा, ये अगला शब्द जो हमारा होगा वो होगा घटनैका। तो क्या होगा? घटना धन एका। क्या बनेगा? घटना धन एका। घटना धन एका होगा। अब इसमें दो शब्द हैं, तो देखिए घटना धन एका में वृद्धि संधि होगी, घटना धन एका। घटना धन एका, बड़ा आ और ए, आ के बाद ए आता है तो क्या बनता है? आई बनता है। और आई की मात्राएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब देखें, ये लिखा हुआ है घटना, तो नाम ऐसे बड़ा आ निकल गया था तो यहाँ आधा हो गया, आई लिख देंगे बीच में, एका का ये निकल गया तो का आ जाएगा। इसकी मात्रा जब लगाएंगे तो इसकी मात्रा 2 चढ़ जाएंगी, इसके ऊपर 2 लगेगी ना, तो घटनई को 2 मात्राएं इसके साथ में लगेंगी और का को लिख देंगे जो करती हूँ हम। तो ये हमारा क्या बनेगा? घटनैका बन गया। घटनैका तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के साथ में इसमें सूत्र होगा वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच हमारा क्या हो गया है? इसमें सूत्र हो गया है वृद्धि संधि का। अब अगला है हमारा तत् धन नाटकम। क्या लिखा हुआ है? तत् धन नाटकम। तो तत् धन नाटकम को जरा देखेंगे, इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुनासिक संधि होगी। तत्, पहले शब्द देख लें, बनेगा शब्द हमारा तन्नाटकम। क्या बनेगा? तन्नाटकम। ये बनेगा हमारा शब्द तत् धन नाटकम। तत् धन नाटकम बन गया। अब यहाँ ता वर्ग का पंचम अक्षर में, इसी के पंचम अक्षर में परिवर्तन करेंगे तो ना में होगा परिवर्तन, तन ता था दादा ना। तो इस प्रकार से हमारी अनुनासिक संधि हो जाएगी। यहाँ शब्द बन जाएगा तन्नाटकम। तन्नाटकम बन गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा हुआ है इत्तेश। इत्तेश को देख लीजिए, इसमें हमारी होगी यण संधि, इति धन एस। क्या बनेगा? इति धन एस। अब देखें, यहाँ यण संधि होगी, इति धन एस। अब यण संधि में ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला होता है। ई, ऊ, ऋषि, लिरी, या, वा, रा, ला, ये यहाँ इतना होता है यण संधि में। तो यहाँ ई दिया हुआ है तो ता में से हमने क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया और एस लिख दिया जो कहते हो। अब हमने ई के स्थान पर हमें क्या कर देना है? या कर देना। देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है ई के स्थान पर क्या होता है? या। तो या कर दिया है, एस हो गया है। अब यहाँ क्या दिक्कत है? इसको हम मिलाएंगे जब तो ये ता आधा आ जाएगा और या हमारा ऐसे आधा रहेगा। और आधा क्यों रहेगा? पीछे स्वर है, इसलिए इसको हम क्या है? पूरा कर देंगे। पूरा हो जाएगा, एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी, सा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा इत्तेश। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इत्तेश। तो साधारण इसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, इसके आधार पर इत्तेश हो गया। अब इसमें देखेंगे हम अगला पद हमारा क्या है? मनसी आविर्भूत। ठीक है ना, अगला पद दिया हुआ है मनसी आविर्भूत। तो मनस्याविर्भूता ये बन जाएगा हमारा। चलिए यहाँ देखें, मनस्या विर्भूता, विर्भूता ये बनेगा मनस्याविर्भूत, ये शब्द बन जाएगा। जरिए देख लीजिए, मनसी, इसमें संधि यण संधि होगी, याद रख लीजिए। और यण संधि का नियम आपके सामने ये लिखा हुआ है, सूत्र आपको और लिखे दे रहे हैं, उसमें नहीं लिखा है, इसमें लिख लीजिए। यण संधि का सूत्र होगा एको यणचि। कौन सा सूत्र होगा? एको यणचि। एको यणचि सूत्र के द्वारा ही ये होता है। मनसी धन आविर्भूत, मनसी धन आविर्भूत। तो यहाँ देखिए मनस हो जाएगा, इससे हम ई को निकाल लेंगे, छोटी ई को, और आविर्भूत जो कहते हो हमारा यहाँ लिख जाएगा।
ठीक है ना। ये इतना अगर आपको समझ में आ गया है, और पहले भी यण संधि बताया, अब ई के स्थान पर क्या होगा, या हो जाएगा। ठीक है ना, इतना कोई कठिन नहीं है, जितना हम आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत सरल है ये संधियाँ। ठीक है ना, ये ई के स्थान पर या हो गया है, आविर्भूत ज्यों का त्यों रहेगा, क्या रहेगा, आविर्भूत, आविर्भूत हो गया। अब आ को या में मिला देंगे हम, तो अगर ऐसे लिख दें हम मनस्य, मनस्य बड़ा आ जोड़ देंगे मनस्या, और विरभूत लिखा हुआ है, वीर भूत, क्या दिक्कत है इसमें, मनस्या अविर्भूत, मनस्या अविर्भूत हो गया ना। तो साधारण ये पूरी संधि हमारी इसमें कवर हो जाती है। इसमें एक बार इसका सूत्र देख लीजिए, इसका विसर्जनीय सह, विसर्जनीय शाह, और सस जुसो रू, सस जुसो रू। ठीक है ना। अब इसमें जो ग्रामात में होगा हमारा अनुनास से यरो, अनुनास के अनुनास को वा, यरो अनुनासिके, नासिको वा, नासिको वा, ये इसमें हो जाएगा। कदा अपि, और इसमें हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का होगा अकः शवर्णे दीर्घ, अकः शवर्णे दीर्घ, और यण संधि का, यहाँ यण संधि होगी, लेकिन यण संधि का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, ठीक है। और तत्तन नाटकम, इसमें भी हमारा यही लगेगा, यरो अनुनास के अनुनास को वा, ठीक। और ये नहीं, ये लगेगा यहाँ, यरो अनुनास के अनुनास को लगेगा यहाँ, यहाँ लगेगा झलाम जस झसी, क्या लगेगा, झलाम जस झसी, यहाँ लगेगा झलाम, झलाम जस झसी, ये यहाँ झलाम जस झसी, यहाँ लगेगा यरो अनुनास के अनुनास को वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इत्तेस में यण संधि, एको यणचि, एको यणचि, ये लगेगा, इसमें भी सेम यही सूत्र रहेगा। ठीक है ना, एको यणचि का सूत्र ही इसमें सेम रहेगा। तो ये पूरी संधि विच्छेद जिनके पद थे उनकी संधि विच्छेदों को किया, और इसमें हमने ये भी देखा कि इसमें कौन कौन से पद थे, कौन कौन से पद नहीं थे। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं हम। ठीक है ना, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा मैच कर लीजिए इसको जरा। दृष्टि आपतत, कहीं मुद्रण दोष हो जाता है लिखते समय, कहीं दिक्कत समझ में आई हो तो आप देख लीजिए। दृष्टि धन आपतत, ग्रामाद ग्रामम, कदाप्य, कदाप्य क्या बन गया है हमारा, प्रमार्जनीयम, कदापि धन प्रमार्जनीयम, कदाप्य प्रमार्जनीयम, और घटना एकः, ठीक, घटना कदाप्य बन गया। और यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए तन्नाटकम, तन्नाटकम इत्येष मनस्याविर्भूतः, यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा आ नहीं रहेगा, दीर्घ संधि हो गई तो इसमें मिल गया है हमारा आ, बड़ा आ, फिर ये अवग्रह वाला इसमें नहीं रहेगा, उसमें आप इसमें मुद्रण दोष थोड़ा सा हो गया है। ठीक है ना, प्रमार्जनीयम, बाकी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर का होगा, लिखा हुआ है हिंदी भाषायाः आशयम स्पष्टीकृतम, सत्यानुसरणम सत्यस्यार्थे हरिश्चंद्रो एव निर्विकल्पेन मनुष्यः क्लेशान अनुभावः। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठने लगा, हरिश्चंद्र के समान सत्य के लिए सत्य का अनुसरण करना, सत्य के लिए निर्विकल्प मन में क्लेशों का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर भावार्थ उन्होंने दिया है कि हिंदी भाषा के आधार पर इसका हमें क्या करना है, अनुसरण करना है। ठीक है ना, तो ये आशय स्पष्ट था, आशय हो गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, निसंक्वारम इदम नाटकम मया स्वयं स्वयं मनसः स्वयं
मया स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्, निशंक वारम इदम नाटकम मया स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्। इसका भी हमें क्या करना है, हमें निशंक वारम इदम, अनेक बार मैंने नाटक को क्या किया, मेरे द्वारा स्वयं मन में स्मरण किया गया है। उसके लिए यहाँ गांधी जी ने किया है, क्या कहा है कि हरिश्चंद्र नाटक को देखने के लिए के उपरांत गांधी जी ने अपनी मना स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है। गांधी जी के द्वारा बार बार यह मना स्थिति का वर्णन किया गया है कि मैं कितनी बार अपने पिताजी से आज्ञा लूं, मैं कितनी बार अपने पिताजी को ये बतलाऊं कि मुझे ये नाटक देखने जाना है। बार बार तो आज्ञा नहीं ली जा सकती ना। तो हरिश्चंद्र नाटक को देखने के उपरांत गांधी जी ने अपनी मना स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि अनेक बार इस नाटक को मैंने स्वयं मन में ही प्रयुक्त किया है, अर्थात मन ही मन में अनेक बार इसके व्यवहार पक्ष एवं परिणाम के संदर्भ में चिंतन मनन किया है। क्योंकि मेरे मन में हमेशा यही चलता रहता था कि राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। श्रवण पितृभक्ति को भी उन्होंने बार बार ये चिंतन किया। तो उनके दिमाग में केवल वही नाटक चल रहे थे, श्रवण पितृभक्ति के और हरिश्चंद्र के। आगे देखेंगे, बार स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्, स्वयं से बैठ करके उसका प्रयोग कर रहे थे। अगला देखेंगे, श्रवणस्य पितृभक्ति आदर्श रूपेण त्वया स्थापनीयेत आत्मनाम आत्मना बोधनेन। श्रवण की पितृभक्ति को आदर्श रूप के द्वारा तुम्हें स्थापित करना है और अपने आत्मा के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने आत्मबोधन के साथ इसको क्या करना है, इसको स्थापित करना है कि समझाना है लोगों को कि ये आत्मकथा है क्या। देखिए, श्रवण पितृभक्ति नाटक को बाल्य अवस्था में ही पढ़कर तथा कठपुतली प्रदर्शन में कांवड़ पर बैठाकर जो तराजू जैसी होती है उस कांवड़ पर बैठाकर अपने माता पिता को यात्रा कराने की प्रतिकृति को देख करके गांधी जी के मन में विचार आया कि श्रवण कुमार की पितृभक्ति को आदर्श रूप से मुझे अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। आदर्श रूप से मुझे अपने हृदय में क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। ऐसा स्वयं ने स्वयं को समझाया। उन्होंने अपने आप को यह समझाया कि श्रवण भक्ति जो हुई है, पितृभक्ति श्रवण के द्वारा, और इस प्रकार ये श्रवण भक्ति को हमें अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। अपने आप को समझा रहे हैं कि हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। अर्थात अंतःकरण में इस प्रकार की अनुभूति होती हुई उनके कि मुझे भी इसको अपनाना चाहिए, इनके अंतःकरण की पितृभक्ति को। इस प्रकार का विचार गांधी जी बैठे बैठे अपने आप से करते रहते थे। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा अभ्यास कार्य यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लंबा हमने किया है, थोड़ा सा खींचा है, और इसलिए क्योंकि प्रश्नों को और जो प्रश्न और संधियाँ जो हमारी थी, ये मुख्यतः ये तो भावार्थ जो थे इनको मैंने जल्दी से इसलिए कर दिया क्योंकि ये आपको भाग 1, 2 में बहुत अच्छे से मिलेगा। वहाँ एक एक शब्द पर भी चर्चा हुई है, भावार्थ, अर्थ, व्याख्या सहित, संदर्भ सहित। ठीक है ना। लेकिन प्रश्न और संधियाँ जो इसमें मिली हैं उन पर तो चर्चा करना अति आवश्यक था, और प्रश्नों पर अगर संधियों पर चर्चा नहीं तो फिर अभ्यास कार्य का। ऐसे तो पुस्तक में लिखा हुआ है, फिर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। बहुत सारे आजकल इंटरनेट की सुविधाएं चल रही हैं और आप उसको फिल कर सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से खोज करके कर सकते हैं ना। तो बात इसकी नहीं होती है कि हमें केवल उनका सॉल्यूशन से ही चाहिए, केवल हमें आंसर मिल जाए बस हमारा काम हो गया ना। हमें पढ़ते समय हमारा 70% तैयार हो जाए, वो हमारा अध्ययन कहलाता है, वो हमारी पढ़ाई कहलाती है। उसको लेकर के हमें अध्ययन करना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये हमारा अभ्यासकार बहुत अच्छे से हम लोगों ने साथ में मिलकर के किया है। तो आप भी इसको और एक बार रिवीजन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी हम आपके लिए कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी लाएंगे। ठीक है ना, जिसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं, तो वो भी हम आपको लाएंगे। कुछ प्रयोग करते हैं, मिलते हैं अगर अच्छे से और बनते हैं तो कुछ आपके लिए एमसीक्यूज भी लाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा अच्छे से। आप बस परेशान भी नहीं होना है आपको, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम हो, आप कहीं से भी हो, यूपी बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, परेशान भी नहीं होना है। ठीक है ना। बस इंद्रजाल की सहायता से, इंद्रजाल बोले तो इंटरनेट की सहायता लेते रहिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आप मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और बस हमारी आपके साथ शुभकामनाएं बनी रहेंगी। आप बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी हम करेंगे। आप बहुत
ऊपर तक जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे इस परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।